डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की लेकर आए हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 11, जो आपके बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर चलती है। ठीक है, इस पार्ट में अपन देखेंगे लीनियर एक्सीलरेटर, जो अपन पढ़ रहे थे रेखीय त्वरित्र। आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा था रेखिक त्वरित्र, लीनियर एक्सीलरेटर। उसके अपन ने बनावट देख ली, इसका वर्किंग देख लिया, इसका प्रिंसिपल देख लिया, हर चीज़ देख ली। अब अपन इसका एक छोटा सा और पार्ट बढ़ा हुआ, वो है फोकसिंग। इसी का एक छोटा सा पार्ट है फोकसिंग, वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग हो जाएगी, आइए आप फोकसिंग, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो अपना टॉपिक हो जाएगा फोकसन। इसमें जो रेडिकल बनते हैं ना, रेडिकल वो किस प्रकार बनते हैं वो अपने को देखना है ना। FOCUSING, फोकसिंग। जो आपके लीनियर एक्सीलरेटर के अंदर जब भी कोई आपका आयन बार बार निकलेगा वहाँ से और उसको एनर्जी प्राप्त होगी, तो उसके लिए अपन देखेंगे कि फोकसिंग के अंदर उसकी क्या रोल रहता है। ठीक है, तो वो अपने को देखना है। तो अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि रेखिक त्वरित्र में आयनों के पुंज को, इसमें अपन लिखेंगे कि रेखिक त्वरित्र में आयनों के पुंज को, आयनों यानी वो कण हो गया है ना, के पुंज को रेखिक त्वरित्र में आयनों के पुंज की त्रिज्यीय फोकसन, आयनों के पुंज की त्रिज्यीय फोकसन, जिसको अपन बोलेंगे रेडिकल त्रिज्यीय फोकसन, जिसको अपन बोलेंगे रेडियल फोकसिंग। रेडियल फोकसिंग और कला फोकसन, त्रिज्यीय फोकसन और कला फोकसन, त्रिज्यीय फोकसन और कला फोकसन दोनों हो जाते हैं। कला फोकसन दोनों हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा रेडिकल फोकसिंग और कला फोकसन दोनों होते हैं। त्रिज्यीय फोकसन दो अफवाह नलिकाओं के मध्य, त्रिज्यीय फोकसन दो अपवाह नलिकाओं के मध्य, दो अपवाह नलिकाओं के मध्य त्रिज्यीय फोकसन, दो अपवाह ड्रिफ्ट ट्यूब्स, अपवाह नलिका उसी को बोलेंगे कि त्रिज्यीय फोकसन दो अपवाह नलिकाओं के मध्य के मध्य वक्र विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। वक्र विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है, बल रेखाओं के कारण होता है। ये चीज़ अपने को लिखनी है। अभी वो लिखेंगे, अपन डायग्राम बनाएंगे इसका पहले, कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेखिक त्वरित्र के अंदर आपको त्रिज्यीय व कला फोकसन की विवेचना कीजिए। तो आपको ये चीज़ करनी है कि रेखिक त्वरित्र में आयनों के पुंज की, जो आयनों का जो पुंज निकलता है वो त्रिज्यीय फोकसन और कला फोकसन दोनों हो जाते हैं। त्रिज्यीय फोकसन के रूप में भी होंगे और कला फोकसन के रूप में होंगे। त्रिज्यीय फोकसन जो होगा वो दो अपवाह नलिकाओं के मध्य वक्र विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसका डायग्राम देखते हैं कि इसका जो डायग्राम बनेगा वैसे बनेगा। दो अपवाह नलिका बना लेते हैं अपन। ये हो गई अपने पास दो अपवाह नलिकाएं। एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास, सॉरी, डायग्राम थोड़ा अच्छे से प्लॉट करना अपने को। ये हो जाएगी अपने पास ड्रिफ्ट ट्यूब्स, इसको हम बोलते हैं ना, अफवाह नलिकाएं। ठीक है, और इसी के आगे
यहाँ पर एक और बन जाएगी। थोड़ा सा और अपन इसको इधर खिसकाएंगे, लंबा चाहिए अपने को डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम अपन इधर खिसकाएंगे क्योंकि अपने को डायग्राम क्या चाहिए, लंबा चाहिए। तो ये हो जाएगा आप ऐसे अपने पास, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास पोर्शन। ड्रिप ट्यूब ऐसे होती है अपन ने बनाई थी, और इसी के आगे यहाँ बन जाएगी दूसरी ड्रिप ट्यूब्स अपने पास इस जगह। दोनों की साइज सेम रखनी है ना, ध्यान रखिएगा आप। एक ड्रिप ट्यूब्स आपकी ये हो जाती, ठीक है। दोनों की साइज सेम रहेगी और अंदर ये पूरा भर जाएगा ऐसे। इसे भरेंगे अपन, छोटी रहेगी, ठीक रहेगा। ड्रिप ट्यूब्स आपकी पूरी भर जाएगी ऐसे, और अपने पास हो जाएगा ठीक है। इसको भर दिया। इसी प्रकार अपन ध्यान रखना है ना, साइज सबकी सेम है। अब डायग्राम में से क्या बन सामने दिखता नहीं, नीचे अपन डायग्राम बना रहे थोड़ा, तो अपन साइज को नहीं बता पाते, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो साइज है वो सबकी क्या होती है, सेम होती। इनको अपन ड्रिप ट्यूब्स को ऐसे सेट कर देते हैं, और फिर अपने पास हो जाएगा, चलते रहो ऐसे प्रोसेस पूरा जाएगा अपने पास। और लास्ट में अपने पास हो जाएगा ऐसे गया, और ये आपकी ड्रिप ट्यूब्स बन गई है ना। और इसमें अपन देखेंगे आपका जो है ना वो वक्र ऐसे, ठीक, और यहाँ से भी ऐसे वक्र के रूप में हो गया है ना, कर्व के रूप में होगी ये लाइन। और ये लाइन कर्व के रूप में होने के बाद फिर अपने पास एक सिस्टम बन जाएगा ऐसे कि सेंटर से इसके, ये इसके सेंटर से ऐसे लाइन गई, ये आपकी विद्युत बल रेखा हो गई। और अब अपने पास क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी अपने पास दो एरोज बन जाएंगे, डेल वीसी और डेल वीसी डैश। ये तो हो गया आपका डेल वीसी, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डेल वीसी डैश, ठीक है। दो अलग अलग वेलोसिटी होगी अपने पास। और ये एरो अपने पास एक तो ऐसा लग जाएगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, और एक लग जाएगा ऐसे, ठीक है। दो एरो ऐसे लगे अपने पास, और एक हो जाएगा अपने पास यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। दो अलग अलग रेडिकल के रूप में अपने पास ये वैल्यू ऐसे प्राप्त हो रही हैं। और इन वैल्यू को अपन देखेंगे कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का गैप। ये आपके कौन से फील्ड का गैप हो गया, डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का गैप, जिसको अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र अंतराल। एक क्या हो जाएगा अपने पास, विद्युत क्षेत्र अंतराल, ठीक है। और ये आपके पास ड्रिप ट्यूब्स है, दोनों अफवाह ने लिखा ड्रिप ट्यूब्स, इसका नाम भी ये रहेगा और इसका मान भी ये रहेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा इन ध्यान से कि यहां से एक आयन बाहर निकलता है और इसकी तरफ जब बढ़ता है आयन, तो क्या चीज हो रही है बीच में, वो सारा हो रहा है यहाँ पर रेडिकल फोकसिंग के बारे में। तो अपन ने देखा यहाँ पर कि जब भी कोई आपका लिगेंड्स या पार्टिकल है, वो पुंज के रेडिकल फोकसन और कला फोकसन दोनों हो जाते हैं। और त्रिज्यीय फोकसन जो होता है, रेडिकल फोकसन, दो ड्रिफ्ट ट्यूब्स के मध्य वक्र विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। ये विद्युत बल ये वक्र के रूप में ऐसे रोटेट हो रही ना, ये वक्र के रूप में होगी। आगे आइए अपन इसमें पॉइंट लिखते हैं और डायग्राम को देखते जाएंगे। डायग्राम की जरूरत है ना, इसको मिटाकर
यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब आयन जो आपका मॉलिक्यूल्स है, जब आयन अंतराल के प्रथम आधे भाग में, जब आयन अंतराल के प्रथम आधे भाग में, जब आयन अंतराल के प्रथम आधे भाग में होता है तब इसकी गति के देखिए यहां पर ये पूरा आपके पास गैप दे रखा है। इस गैप्स के अपने दो पार्ट कर दिए, प्रथम आधा इधर हो गया और बाकी का सेकंड आधा इधर हो गया। तो अब ये अपन देख रहे हैं कि जब आपका आयन इधर होता है प्रथम आधे अंतराल में, कि जब आयन अंतराल के प्रथम आधे भाग में, ये प्रथम आधा भाग हो गया, इसके अंदर होगा तो अपने पास क्या सिचुएशन होगी अपने को देखना है। तो अपने लिखा कि तब इसकी गति में नली के एक्सिस, जो ट्यूब है उसका एक्सिस, गति में नली के अक्ष की ओर वृद्धि मान लो डेल वीसी होती, अक्ष की ओर वृद्धि मान लो डेल वीसी होती है। ठीक है, ये हो गया, डेल वीसी होती है। फिर उसके बाद वापस इसकी वैल्यू चेंज हो गई कि जब आयन अंतराल के द्वितीय सेकंड हाफ उधर उस साइड में होगा ना, वो डायग्राम आप देखिए उस साइड में होगा कि जब आयन अंतराल के द्वितीय आधे भाग में होता है जब आयन अंतराल के द्वितीय आधे भाग में होता है तब इसकी गति में ऊर्ध्वाधर वृद्धि अक्ष से दूर की ओर, ऊर्ध्वाधर वृद्धि होगी अक्ष से दूर की ओर, अक्ष से दूर की ओर माना डेल वी डैश सी होती है। ठीक है, ये अपन ने देखा यहां तक। फिर उसके बाद आगे क्या हो रहा है इसमें देखिए आप कि क्योंकि नलिकाओं के ये जो गैप है बीच वाला, क्योंकि नलिकाओं के इस अंतराल, ये जो गैप है उसके मध्य अपना जो कण है वो एक्सेलरेटेड हो रहा है दोनों गैप के मध्य। तो क्योंकि नलिकाओं के इस अंतराल के मध्य कण त्वरित होता है, ठीक है, कि नलिकाओं के इस अंतराल के मध्य अपना कण क्या होगा, त्वरित होता है। इसलिए अक्ष के अनुदिश, ये जो अक्ष है उसके अकॉर्डिंग कण का वेग सतत बढ़ता जाएगा, इसलिए अक्ष के अनुदिश कण का वेलोसिटी जो है वो सतत बढ़ती रहेगी। अक्ष के अनुदिश कण का वेग सतत बढ़ता जाएगा कंटिन्यूस रूप में। ठीक है, चलो आइए अपन इसको एक बार वापस समझते हैं। डायग्राम सामने बना हुआ है और इस डायग्राम के अंदर कैसे अपना जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, यानी कण अपना कैसे त्वरित हो रहा है। कणी का अपन ने नाम क्या दिया, यहाँ पर आयन देते हैं। तो चलो आइए अपन एक बार इसको देखते हैं कि जब आपका आयन अंतराल के प्रथम आधे भाग में, इधर वाले पॉइंट,
जब आयन अंतराल के प्रथम आधे भाग में होता है तब उसकी गति में नली के अक्ष की ओर वृद्धि, नली की अक्ष है ना ये रही, इस अक्ष की ओर वृद्धि मान लो डेल वीसी होती है। आयन की वृद्धि का मतलब वेग बढ़ रहा है, जब आयन की स्पीड बढ़ने के मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कि अक्ष की ओर वृद्धि मान लो डेल वीसी होती है। फिर उसके बाद जब आयन अंतराल के सेकंड हाफ पार्ट में द्वितीय आधे भाग में होता है तब उसकी गति में ऊर्ध्वाधर वृद्धि अक्ष से दूर की ओर, इस अक्ष से क्या होगी दूर की ओर, माना डेल विडेसी होती है। तो क्योंकि नलिकाओं के इस अंतराल के मध्य कण त्वरित होता है इसलिए अक्ष के अनुदिश कण का वेग सतत बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे आगे चलेगा ना मतलब ये वेग इससे ज़्यादा होगा, यही चीज़ अपने को बतानी। यहाँ तक ठीक है। अब इसको अपन मिटा दे, थोड़ी और बात अपने को लिखनी हो, अपन लिखते हैं इसमें कि अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा जो भी पॉइंट हो उसको सेटअप के अनुसार अपने को लिखना है। तो अपन ने देख लिया कि कण का वेग सतत बढ़ता जाएगा और द्वितीय अर्धभाग में वेग और द्वितीय अर्धभाग में वेग, द्वितीय अर्धभाग में वेग जो प्रथम अर्धभाग के वेग का क्या होगा ज़्यादा होगा, द्वितीय अर्धभाग में वेग प्रथम अर्धभाग से अधिक होगा, प्रथम अर्धभाग से क्या होगा अधिक होगा, प्रथम अर्धभाग से अधिक होगा। ठीक है, द्वितीय अर्धभाग का वेग प्रथम अर्धभाग के वेग से अधिक होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल वीसी से ज़्यादा होगा क्या, डेल वी डैश सी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे अब नलिका से आगे निकलता जाएगा और इनका वेग क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। और लास्ट में अपन नाइल लिखेंगे अर्थात नलिकाओं के अंतराल में, अर्थात नलिकाओं के अंतराल में, अर्थात नलिकाओं के अंतराल में, इन नलिकाओं के गैप में जो अपना आयन होगा ना, नलिकाओं के अंतराल में आयन पुंज की ओर फोकसिंग हो जाती है। आयन जो कण है वो क्या होगा पुंज की ओर फोकसिंग हो जाता है, पुंज की ओर फोकसित हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू अपना सिस्टम चलता रहेगा आगे से आगे। जैसे जैसे अपना आयन बढ़ेगा और वैसे वैसे अपना आयन आगे की तरफ चलता जाएगा और जो पुंज है उस पुंज की तरफ आपका आयन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका फोकसिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट। फोकसिंग आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं अभी मैं आपको लिखाऊंगा लास्ट में कि रैखिक त्वरित्र में त्रिज्यीय व कला फोकसन, इस प्रकार के क्वेश्चन आज आपको ये करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना फोकसिंग, रैखिक त्वरित में फोकसिंग। अब इसकी लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या है, बस छोटा सा एक और बार ओपन कर लेते हैं, फिर अपना रेखीय त्वरित पूरा कंप्लीट है। तो अब अपन पढ़ेंगे इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है इसकी, वो अपन देखेंगे। लिमिटेशंस के अंदर हो जाएगा अपने पास कि क्या क्या कमी रह गई है ना, कि कुछ क्या चीज़ें नहीं हो पाई, उसके बारे में अपन लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगी आपके पास रैखिक त्वरित्र की सीमाएं। टॉपिक हो गया अपना रैखिक त्वरित्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर्स, रैखिक त्वरित्र की सीमाएं। क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रहेगी। लिमिटेशंस ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर्स, रैखिक त्वरित्र की सीमाएं। 5-10 मिनट और कहाँ ठीक, स्टाफ तो है को पूरा। रैखिक त्वरित्र की सीमाएं, तो अपन लिखेंगे कि रैखिक त्वरित्र की साइज, रैखिक त्वरित्र की साइज
इसकी साइज बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब इसकी नलिका होगी ना लगभग 3 किलोमीटर तक, इतनी लंबी हो सकती है अपने पास। इसलिए अंदर क्या सिस्टम हो रहा है, अपन ज़्यादा देर तक देखो निर्वात नहीं बना रखते। आपको पता है कि अपन एक छोटा सा ड्रम होता है या एक छोटा सा नली होती है, उसमें अगर आप पैक कर दिया तो अपन निर्वात हवा नहीं जान दोगे, लेकिन जब 3 किलोमीटर तक का सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आई जाती। तो ये चीज़ें इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंस रहा है। तो अपन लिखेंगे कि रैखिक त्वरित्र की साइज बहुत लंबी, रैखिक त्वरित्र की साइज बहुत लंबी, लगभग अपन मान सकते हैं 3 किलोमीटर। तो आप जानते हो 3 किलोमीटर कितना होता है। रैखिक त्वरित्र की साइज बहुत लंबी, लगभग 3 किलोमीटर होने के कारण, लगभग 3 किलोमीटर होने के कारण, लगभग 3 किलोमीटर होने के कारण ये कुछ असुविधाजनक त्वरित्र हैं, होने के कारण ये है कुछ असुविधाजनक त्वरित्र हैं। ठीक है, कि रैखिक त्वरित्र की साइज बहुत लंबी होने के कारण ये है कुछ असुविधाजनक त्वरित्र हैं और तथा इतने लंबे भाग में, और तथा इतने लंबे भाग में निर्वात बनाना कंटिन्यू कठिन हो जाता है। इतने लंबे भाग में अपन निर्वात नहीं बना पाते, तथा इतने लंबे भाग में निर्वात बनाए रखना भी एक जटिल कार्य है। निर्वात बनाए रखना भी एक जटिल कार्य है। मतलब अपन कंटिन्यूसली वहाँ पर निर्वात नहीं बना पाएंगे, कुछ न कुछ तो हवा अंदर चली ही जाएगी। निर्वात बनाए रखना भी एक जटिल कार्य है। तो इस त्वरित्र में कणों के आयनों की धारा, इस त्वरित्र में कणों या आयनों की धारा, इस त्वरित्र में कणों या आयनों की धारा, ये जो आपका त्वरित्र है इसके अंदर कणों या आयनों की धारा स्पंदों के रूप में बीट्स प्राप्त होंगे, आपको स्पंदों के रूप में प्राप्त होती है। बीट्स मिलेंगे आपको और बीट्स के रूप में अपने को प्राप्त होगी, स्पंदों के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये रहेगी रैखिक त्वरित्र की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या आ गई अपने पास, क्योंकि जो लीनियर एक्सेलरेटर है उसकी साइज लगभग 3 किलोमीटर तक होती है, तो इसके कारण अपने को पूरा अच्छे से इस एक्सेलरेटर को अपन उपयोग में नहीं ले सकते हैं, और इतने लंबे भाग में अपन निर्वात बनाए रखना भी एक प्रकार का जटिल कार्य, अपन कंटिन्यू निर्वात वहाँ पर नहीं बना सकते हैं। और इस त्वरित्र में जो कणों या आयनों की धारा है वो आपको बीट्स के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका लीनियर एक्सेलरेटर पूरा कंप्लीट है। फॉक्सिंग पढ़ लिया अपन ने और अपन ने इसकी लिमिटेशंस देख ली। अब यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि लीनियर एक्सेलरेटर जो आपका रैखिक त्वरित्र है उसकी जो फॉक्सिंग वाली प्रोसेस है उसको समझाइए और इसकी सीमाओं के बारे में बताइए। ऐसा इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन भी इसके अंदर मैं आपको लिखा देता हूँ कि रैखिक त्वरित्र में त्रिज्यीय व कला फॉक्सन, क्वेश्चन हो जाएगा। ये अभी तक पढ़ा उसका क्वेश्चन है ना, कि रैखिक त्वरित्र में त्रिज्यीय व कला फॉक्सन, रैखिक त्वरित्र में त्रिज्यीय व कला फॉक्सन तथा इसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए, तथा इसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। ये अभी तक जो पढ़ा ना वो आपका पूरा ऐसे पार्ट हो गया। क्या हो गया अपने पास कि रैखिक त्वरित्र में त्रिज्यीय व कला फॉक्सन, त्रिज्यीय कला फॉक्सन पूरा फॉक्सिंग हो गया, वही डायग्राम बनेगा, तथा इसकी सीमा जो अभी अपने लिमिटेशन लगाई उसकी विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको पूरा ये आंसर देना है। अब एक इसी का एक पार्ट और निकला है और वो कहलाया आपका वेवगाइड ऑसिलेटर। इसी का एक नया पार्ट निकला, तो एक छोटा सा ऑसिलेटर और है जिसको अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका तरंग पथक, वेवगाइड ऑसिलेटर। वेवगाइड के बारे में अपने पास क्या चीज़ें हो जाएगी,
कि तरंग पथक त्वरित्र, तरंग पथक त्वरित्र वेव गाइड हो जाएगा आपका, वेव गाइड एसिलेटर्स, जो लीनियर एसिलेटर के एक मॉडर्न रूप है। मतलब आज के 8% जो अपन ज़्यादातर यूज लेते हैं वो है आपका वेव गाइड एसिलेटर्स। लीनियर एसिलेटर को यूज ना लेकर वेव गाइड एसिलेटर्स को अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज लेंगे। एसिलेटर्स, तरंग पथक त्वरित्र, ठीक है। तरंग पथक त्वरित्र क्या होता है अपन इसके बारे में देखेंगे, वेव गाइड एसिलेटर्स। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अपन इसमें यूज लेंगे कि आधुनिक रैखिक त्वरित्रों में, आधुनिक रैखिक त्वरित्रों में, आधुनिक रैखिक त्वरित्रों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, आधुनिक रैखिक त्वरित्रों में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए तरंग पथक का उपयोग किया जाता है। वेव पथक, तरंग पथक का, वेव गाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि आधुनिक रैखिक त्वरित्रों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए तरंग पथक का उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, तरंग पथक धातु की एक विशेष प्रकार की नलिका होती है। तरंग पथक धातु की एक, तरंग पथक धातु की एक विशेष प्रकार की नलिका होती हैं, धातु की एक विशेष प्रकार की नलिका होती हैं। वेव गाइड क्या होता है, धातु की एक विशेष प्रकार की नलिका होती हैं जिसमें दोलनी विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, जिसमें दोलनी विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऑसिलेशंस हो गए, और ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर रोल रहेगा। दोलनी विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। और यहाँ तक देखिएगा आप, अपन डायग्राम बनाएंगे फिर इसके बाद आगे लिखेंगे। तो अपन ने क्या लिखा कि जो आधुनिक रैखिक त्वरित्र होते हैं, जो अभी जो 8% मॉडर्न जो लीनियर एसिलेटर है, उसमें क्या लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए वेव गाइड्स का उपयोग किया जाता है, मतलब वेव गाइड एसिलेटर का उपयोग किया जाता है। तरंग पथक जो होता है धातु की एक विशेष प्रकार की नलिका होती है इसमें, ठीक है, पर्टिकुलर धातु की बनती है जिसमें दोलनी विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ फिर इसके आगे लिखूंगा, है ना। तो आइए पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो अपने पास डायग्राम हो जाएगा। तो डायग्राम इसका ऐसा ही है, बस यही चीज़ें आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तरंग पथक का, तो आपको बस ऐसे ही लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ, और वह सेम वैसे के वैसे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो आपका डायग्राम हो जाएगा ऐसे। अपने पास पर्टिकुलर एक कोई नलिका है, ऐसे इधर बना लेते हैं अपन, है ना, ताकि बीच में ठीक रहेगा आपके पास। ये हो गया, और यहाँ तक का अपने पास गैप हो गया बीच में, ये ना दोनों को सेम रखना है इनको। फिर बीच में अपने पास चक्तियाँ बन जाएगी, डिस्क, बीच में क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्क बन जाएगा। यहाँ से थोड़े मेरे क्या डायग्राम मेरे से सही नहीं बनते, आप सब जानते हो, फोर्थ ईयर के बच्चे, डायग्राम की थोड़ी क्या आ जाती, दिक्कत आ जाती। तो यहाँ से
सर्कुलेट घूमेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी घूमेगा एक, ठीक है। ऐसा कैसे यहाँ पर रहेगा एक, ठीक है ना। और इसको अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। है ना, ये सर्कुलर रूप हो गया आपके पास। थोड़ा है ना डायग्राम आराम से बनाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा है। तो आपको ये है ना गोल डिस्क बनानी है अपने को, चक्तियाँ होती है ना चक्तियाँ, बस अपने को चक्तियाँ शेड करनी है। ये हो गया आपकी चक्ति एक। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगी अपने पास, सेम ऐसे कैसे यहाँ पर भी हो जाएगी आपके पास। ये चक्ति एक ये हो गई आपके पास, ठीक है। और सेम ऐसे कैसे वहाँ भी बनानी है। तीनों में से अपने पास पर्टिकुलर अलग स्टेप है अपने पास, डिस्क जो बोलते हैं ना अपन, डिस्क बनी हुई है ऐसे। ये एक चक्ति ये हो गई, है ना। इनकी साइज आपको सेम रखनी है ना, जो भी आप चक्ति बनाओ इनकी साइज अपने को बिल्कुल इक्विवेलेंट रखनी है, लगभग इक्विवेलेंट रखनी है अपने को। ठीक है, ये 3 डिस्क हो गई अपने पास। और इसी के अंदर एक छोटी सी और डिस्क हो गई, एक यहाँ पर भी बना लीजिए आप ऐसे कैसे ही। यहाँ पर भी ये डिस्क हो गई अपने पास, और एक ऐसे कैसे यहाँ पर भी बना लीजिए। ठीक है, ये डिस्क होगी कंप्लीट। और इसी के नीचे अपने पास एक सिस्टम और बन जाएगा, यहाँ पर हल्का सा नीचे ये है ना। इनकी साइज़ सेम रखनी है आपको, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, साइज़ हमेशा अपन सेम रखेंगे। और एक यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ मैं। अपने को साइज़ हमेशा इनकी सेम रखनी, इसी के अंदर ये सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, ये बनाया। और इसमें अपन लिख लेंगे बिल्कुल इनके सीध में ऐसे, और अपन सिस्टम बना लेंगे इनके सीध में, है ना। 1 जहाँ पर ये आपके है ना डायग्राम। अगर आपको समझ में भी नहीं आया ना, तो जब आप लोग कॉलेज आओगे तब मैं आपको बुक्स के अनुसार बता दूंगा। भाई बुक्स में जो बना हुआ ना उसके अनुसार अपने को सेटअप करना। ध्यान रखिएगा इनकी तीनों की साइज़ सेम होनी चाहिए। ये तीनों जो बनेंगे ना इनकी साइज़ भी लगभग सेम होनी चाहिए। और एक हो जाएगा यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर, ओके, ये हो गया अपने पास। और यहाँ से एक आयन निकलेगा, आपका आयन जाएगा आगे की उतर जाएगा। अब अपन इसको हिंदी में लिख देते हैं तरंग पतक। ये हो गया अपना वेव गाइड जिसको अपन बोलते हैं तरंग पतक। और ये आपकी हो गई चक्तियाँ, बेलनाकार चक्तियाँ हो गई है ना, डिस्क जिसको अपन बोलते हैं। ये बन गई चक्तियाँ। और यहाँ जो अपन इलेक्ट्रॉन तथा प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स, इलेक्ट्रॉन तथा यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तथा प्रगामी, प्रोग्रेसिव वेव्स होती ना, प्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रगामी तरंगे। और 2b2 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास 2b और
वस्तु है। ठीक है, तो डायग्राम में अपना डिस्क लोडेड वेवगाइड, डिस्क लोडेड वेवगाइड, ठीक है, मतलब डिस्क के द्वारा लोडेड, ये डिस्क बनी हुई है, डिस्क लोडेड वेवगाइड, ये आपका डायग्राम है। तो जहां तक अपन ने लिख लिया वो अपन लिख लिया, इसके आगे अपन और लिखेंगे कैसे इन चक्तियों का रोल रहता है और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपने को त्वरित होकर मिलेंगे एक प्रगामी तरंग के रूप में। प्रोग्रेसिव वेव जो होती है ना, प्रगामी तरंगे अपन ने पढ़ा हुआ है, जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके रूप में मिलेगा। तो अपन आगे चलेंगे इसमें और अपन इसमें देखेंगे कि अपन ने देखा था कि जिसमें दोलनी विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है और इन दोलनी विद्युत क्षेत्र की, उसी में आगे लिखना है वापस, इन दोलनी विद्युत क्षेत्रों की फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है, इन दोलनी विद्युत क्षेत्रों की आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती हैं, 300 MHz मेगाहर्ट्ज तक हो सकती हैं, है ना। इन दोलनी विद्युत क्षेत्रों की आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती हैं। यह तरंग पथक एक अनुनादक, यह है तरंग पथक एक अनुनादक, रेजोनेटर, यह तरंग पथक, ये ध्यान रखिएगा ना, डायग्राम का रोल रहेगा यहाँ पर ताकि बीच में ना आए। यह तरंग पथक एक अनुनादक रेजोनेटर, यह तरंग पथक एक अनुनादक रेजोनेटर की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है। अनुनादक होता ना, अनुनाद वाली स्थिति जब वहाँ पर उत्पन्न हो जाती, उसके भांति व्यवहार करेगा, तो व्यवहार करता है जिसमें उत्पन्न हो जाती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की स्टेशनरी वेव जो होती है ना, अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। और अब यहाँ तक देखिएगा आप, अपने पास क्या सिचुएशन है कि इन दोलनी विद्युत क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती हैं और ये वेवगाइड एक रेजोनेटर की भांति व्यवहार करता है जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ तक ठीक है। अब वापस आगे चलिए, अपन अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, आगे चलेंगे अपन तो अपने पास हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो गई। और अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्टेशनरी वेव्स बनी कि इन अप्रगामी तरंगों को, अब ऐसे डायग्राम की जरूरत नहीं है ना, अपन डायग्राम मिटा सकते हैं, ये पूरा डायग्राम ऐसे बनेगा। और फिर अपन देखेंगे इसमें इन अप्रगामी स्टेशनरी वेव्स, इन अप्रगामी तरंगों को, इन अप्रगामी तरंगों को दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम माना जा सकता है। दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम माना जाता है। पता ना क्या होता है अध्यारोपण, कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ मिलेगी तो वहां से एक नई तरंग का निर्माण होगा। तो अपने को अप्रगामी तरंग मिल चुकी थी और अपने यहाँ पर यह मान लिया कि जो अप्रगामी तरंग है वो दो प्रगामी तरंगें जहां जाकर अध्यारोपित होती है उसका परिणाम मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इन अप्रगामी तरंगों को दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम माना जा सकता है यदि इनमें से एक प्रगामी तरंग, यदि
इनमें से एक प्रगामी तरंग यदि इनमें से एक प्रगामी तरंग त्वरित्र में आयन की गति की दिशा में, एक प्रगामी तरंग त्वरित्र में जो कण है, आयन कण की गति की दिशा में इनमें से एक तरंग क्या करें कि उस आयन की गति की दिशा में ले जाए, तब इस तरंग में आयन की गति की दिशा में ले जाए, तब क्या सिचुएशन होगी अपने पास कि ले जाए तब इस तरंग का विद्युत क्षेत्र, एक बार मैं लिख लेता हूँ ना, फिर आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ी थ्योरी इसकी डिफिकल्ट है, लेकिन अब अपने को जो जो चीज़ें हैं वो तो अपने को लिखनी पड़ेगी। तब इस तरंग का विद्युत क्षेत्र, तब इस तरंग का विद्युत क्षेत्र आयन को त्वरित कर देगा, आयन को त्वरित कर देगा। जो आपका पार्टिकल होगा उसको क्या कर देगा, त्वरित कर देगा, आयन को त्वरित कर देगा। और ये तरंग, और यह तरंग कण को नियत वेग से गतिशील और ये तरंग कण को नियत वेग से गतिशील बनाए रखेगी, नियत त्वरण से, नियत त्वरण से गतिशील बनाए रखेगी। बनाए रखेगी और आगे क्या हो जाएगा अपने पास, और त्वरित्र में कण की ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और त्वरित्र में कण की ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और त्वरित्र में कण की ऊर्जा बढ़ती रहेगी। ये पूरा थ्योरेटिकल आपका सिस्टम कंप्लीट है। त्वरित्र में कण की ऊर्जा बढ़ती रहेगी। ठीक, अब आइए अपन इसको समझते हैं कि जो आपका लीनियर एक्सेलरेटर है उसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, डायग्राम आपके सामने पूरा कंप्लीट था, तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपने पास एक स्टेशनरी वेव ए प्रगामी तरंग मिल रही है। ठीक है, अब उस ए प्रगामी तरंगों को अपन ने आगे क्या माना कि दो प्रगामी तरंग है, प्रोग्रेसिव वेव है, उसका अध्यारोपण का परिणाम माना। आपको पता है जब दो या दो से अधिक कौन सी तरंग है, वो प्रगामी तरंग है, आगे की तरफ बढ़ती हैं और बढ़ने के बाद जिस जगह मिलती है यानी अध्यारोपित होती है, वहीं पर अपने को एक परिणामी तरंग यानी एक रिजल्टेंट वेव्स प्राप्त होगी, जिसी को अपन क्या मान रहे हैं, ए प्रगामी तरंग मान रहे हैं। ठीक है, तो ये इन ए प्रगामी तरंगों को दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम माना जाता है। यदि इनमें से एक तरंग, कोई सी भी एक अपन प्रोग्रेसिव वेव ले रहे हैं, वो त्वरित्र में आयन की गति की दिशा में, अभी डायग्राम में था देखो, इलेक्ट्रॉन जिसको अपन यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को अपन त्वरित कर रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ा रहे, तो वो उसी के साथ अपन ने क्या एक अपने प्रगामी तरंग भी गुजारी और कंटिन्यू आगे से आगे की आगे क्या हुई, कंटिन्यू वो तरंग चलती गई और उसकी एनर्जी बढ़ती गई, या यूँ कहे तो वो आयन अपना क्या हो गया, त्वरित हो गया यहाँ पर। तो यही चीज़ अपने देखी कि इनमें से एक प्रगामी तरंग त्वरित में आयन की गति की दिशा में ले जाए, तब इस तरंग का विद्युत क्षेत्र जो होगा वो आयन को क्या करेगा, त्वरित कर देगा, और ये तरंग क्या करेगी, कण को नियत त्वरण से गतिशील बनाए रखेगी, और त्वरित में क्या हो जाएगी, कण की ऊर्जा लगातार कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये आपका पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा। तो ये आपका पूरा वेव गाइड एक्सेलरेटर वाला भी कंप्लीट है टॉपिक। इसको आप एक बार, दो या तीन बार जब आप लिखोगे, इसकी थोड़ी लेंदी है, तो इसको जब आप लिखोगे ना, तब आपको कंप्लीट ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना सा ही। इन टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा घर पे। हो गया 40 मिनट।